तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, और हम लोग कोशिश करते हैं कि 15 पॉइंट्स में हम इसको कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि अगर हम पूरी दुनिया का इतिहास, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंडियन नेशनल मूवमेंट काफ़ी कनेक्टेड है। उसके बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, जिसमें कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसी चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो बात होती है वहाँ की राजा की होती है, क्योंकि वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था। तो मोनार्की में आप जानते हैं कि राजा होता है, अपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है कि मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, एक राजा होता है और उसकी ही डायनेस्टी के लोग जो है आगे आगे राजा बनते जाते हैं, और उनकी ही सारे रूल्स बनाए हुए होते हैं। वो ही अपने जो भी क्लोज पीपल होते हैं उनसे हेल्प लेकर जो है रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो राजा जो थे उस टाइम पे वहाँ के बॉर्बन डायनेस्टी के थे। हाँ, वही बॉर्बन जो आप बिस्किट खाते हैं। तो बॉर्बन डायनेस्टी के किंग थे जिनका नाम था लुइस 16, ठीक है। और वो बहुत ही जेनरस थे, ठीक है, और रिलीजियस भी थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि जब वो जेनरस थे उसकी वजह से वो अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प करते थे फाइनेंशियल वे में, पैसे देने के मामले में, कहीं पे भी लड़ाई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वॉर हुआ करते थे टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे वॉर्स हुआ करते थे, और जो फ्रांस है वो वहाँ की जो राजा थे वो सबको थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी खुद की जो ट्रेजरी थी, जो उनका खजाना था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। उसकी एक वजह और थी, उनकी रानी जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, और उसकी वजह से भी, और उनका जो पैलेस था, बहुत बड़ा पैलेस था मर्सिलिस में, वो भी मेंटेन करना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। बहुत पैसा उस पर खर्च होता था। तो किंग जो है वो टैक्सेस बढ़ाया करते थे जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली, क्योंकि उनको पैसे मिलते कहाँ से थे। आज भी आप देखो, आज के भी जो राजा लोग होते हैं, आई मीन रूलर होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो होती है हमारी, उनको जो भी उनका रेवेन्यू होता है, जो भी उनका इनकम होता है, उसका सोर्स पूरा का पूरा टैक्स होता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था, और कह सकते हैं कि उस टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं और आज भी इसको फॉलो किया जा रहा है, बट अब सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। तो वो क्या करते थे, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते थे, और उससे ही वो अपने जो भी कोर्ट में लोग बैठते थे, जो भी मंत्री वगैरह होते थे, जो भी मिनिस्टर्स होते थे, उनको सैलरी दिया करते थे, आर्मी को मेंटेन करते थे, और जो भी उनके कर्ज, लोन, क्रेडिट्स हुआ करते थे, डेट हुआ करते थे, उनको चुकाया करते थे, और उनके इंटरेस्ट पे किया करते थे। सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। अभी ये वो सिस्टम चला करता था, पूरे यूरोप में ही ये सिस्टम था एक्चुअली। तो 3 एस्टेट में लोगों को डिवाइड किया जाता था। तो फर्स्ट एस्टेट के जो लोग होते थे उनको क्लर्जी कहा जाता था। जैसे कि अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा है, उसमें सबसे ऊपर जिनको रखा जाता था वो ब्राह्मणाज हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके सोसाइटी में जो सिस्टम था वो ये था कि ये इनको 3 कैटेगरी में बांटा करते थे। फर्स्ट एस्टेट के लोग क्लर्जी होते थे, देन सेकेंड एस्टेट के लोग नोबिलिटी होते थे, एंड थर्ड जो पूरा पॉपुलेशन बाकी जो बचता था, क्योंकि देखो क्लर्जी में क्या होते थे, जो भी प्रीस्ट होते थे, है ना, जो भी रिलीजियस वी कैन से रिलीजियस प्रीस्ट, सेंट्स, वो लोग को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्लर्जी में। और नोबिलिटी में जो भी राजा होते थे या राजा की फैमिली के लोग होते थे वो नोबिलिटी में आते थे, और एरिस्टोक्रेट्स भी जो है वो आपके नोबिलिटी में काउंट होते थे। एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड एस्टेट। और बाकी की जो पॉपुलेशन थी, बाकी की जो जनता थी, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो सब आपके थर्ड एस्टेट में रखे जाते थे। और थर्ड एस्टेट जो था सिर्फ वो ही टैक्स पे करता था, ठीक है। बाकी के जो 2 कैटेगरीज थे, जो लोग थे, वो लोगों को यही लोग समझो कि एक तरीके से उनका सर्वाइवल इनकी वजह से चलता था। सो क्या हुआ, रैपिड एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है ख़राब होने लगी सोसाइटी में। राजा थे, राजा ने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए, वो एक्स्ट्रावेगेंट हो गए, बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। उनकी रानी भी, वो भी मतलब दोनों हाथों से जो है अपने फ्रेंड कंट्रीज़ को जो है
उनके वॉर के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, खुद भी वॉर में इन्वॉल्व हैं तो उनमें भी पैसे जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको एक तरीके से सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिला, और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से उनको खाने की कमी होने लगी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब सर्वाइवल में जब प्रॉब्लम होने लगे, तो उनको अपने बेसिक लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही थी। ब्रेड काफ़ी महंगा हो गया था। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स etc. wanted to end the privileges of the nobility and the clergy। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो है राजा ने फिर सोचा कि हम टैक्सेस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो राजा ने इस तरह की मीटिंग बुलाई जिसमें कि उन्होंने ये करने की बात रखी, बट लोगों ने बोला कि नहीं, हम क्यों हर बार टैक्स पे करेंगे। और ऐसा थर्ड एस्टेट के उन लोगों ने बोला, अपर क्लास, जो कि थर्ड एस्टेट में भी एक तरह से समझ लो डिवीजन हो गया था। तो जो अपर क्लास के लोग थे, जिसमें कि मतलब जो थोड़े पढ़े लिखे थे, थर्ड एस्टेट के ही जो पढ़े लिखे लोग हो गए, ट्रेडर्स हो गए जिनके पास थोड़ा पैसा था, जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए जिनका अपना प्रोडक्शन कुछ यूनिट था, या फिर जो लॉयर थे मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह के लोग जो थे, उन्होंने बोला कि हम क्यों बार बार इन लोगों को मतलब जो राजा है उनकी मनमानी चलने दें, तो हम चीज़ों को बदलेंगे, ठीक है। नोबिलिटी को जो कि टैक्स नहीं देना है उनको, इस तरह की चीज़ें जो उनकी हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। सो द आइडिया ऑफ ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉकी, रूसो, मॉन्टेस्क्यू इन्फ्लुएंस द फ्रेंच पीपल। अभी देखो हर जगह पे क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा जिनका आइडिया डिफरेंट होता है, जो कि लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी हम सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो हुए, उनके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी थी जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे। तो इसी तरीके से जो हम जब बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के लोग हुए जिनमें से जॉन लॉकी, जीन जैकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सारे नेम बहुत फेमस हैं। इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि रूसो ने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से जॉन लॉकी के भी जर्नल्स हुए, जो मतलब पेपर होते हैं उनके। तो उस तरह की चीज़ें जो है लोगों के बीच सोसाइटी में जो है पहुंचने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि अच्छा इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। तो ऑन 20 जून 1789 थर्ड एस्टेट डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। मिराबो एंड आबेसियास वर लीडिंग इट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया कि लोग पहुँचे नेशनल असेंबली में, वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने बात की कि हमको जो है भाई टैक्सेस नहीं पे करना और हमको राजा इस तरह का नहीं चाहिए, हमको उनका पावर को कम करना है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली में जो है प्रोटेस्ट शुरू किया, और उन्होंने अपनी एक असेंबली बना ली। लेकिन वहाँ की जो टेनिस कोर्ट था, राजा का जो पैलेस था उसके वहाँ पे जो एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे उन्होंने एक असेंबली बना ली, और उस असेंबली में उन्होंने डिसाइड किया कि ये असेंबली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। उसमें जो मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हमारे इंडिया के। उसी तरीके से इन लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो मिराबो एंड आबेसियस ये दो लोग थे जिन्होंने जो इसको लीड किया, इनके लीडर बने। द पीपल रिवोल्टेड ड्यू टू प्राइस राइज एंड अटैक्ड बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। ना यहाँ पे बेस्टाइल जो है एक वो प्रिजन है, ठीक है, जहाँ पे जो भी लोग कुछ गलत करते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए उस जेल में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, उन्होंने दिखाया कि बहुत ज़्यादा प्राइस तो बढ़ा दिया आपने, और जो जेल में है वो हमारे लोग ही हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबको आज़ाद कर दिया, वहाँ के जितने भी वेपन्स वगैरह थे सब लूट लिए, सब आर्म्स एंड वेपन्स इन्होंने ले लिया और वहाँ पे आग लगा दी, ठीक है, पूरा का पूरा जेल जला दिया। France became a constitutional monarchy with the National Assembly drafting a new constitution in 1791। तो 1791 में क्या हुआ, फ्रांस ने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन बना के लोगों ने, मतलब जो नेशनल असेंबली बनी थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और अब जो उनकी मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि देयर विल बी वन किंग बट किंग्स पावर विल बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से उनकी पावर को लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर्स लिखे होंगे उसी को उनको मानना पड़ेगा। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ से क्या शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत होती है लोगों को राइट्स मिलने की, मतलब जो ह्यूमन राइट्स है, पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, तो कॉमन लोगों के लिए राइट्स आ गई जिसको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स कहा जाता है। बट इस राइट की स्पेशल बात क्या थी कि नॉट स्पेशल बट लाइक डिस्टिंक्ट
जो चीज़ थी वो क्या थी, वो ये थी कि इसमें मैन और सिटीजन्स के लिए ही राइट था। और सिटीजन किन को माना जाता था, जो कि एक्टिवली किसी भी काम में लगे हुए हैं। मैन उनको माना जा रहा था, मैन एक्चुअली मैन है 25 ईयर्स एंड अबव, और जिनका कुछ अपना प्रॉपर्टी है या जो किसी काम में लगे उन्हीं को सिटीजन माना जाता था। वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल को इससे अलग रखा जाता था, ठीक है। इन August 1792 the Jacobins, who were the less prosperous section of the society, took over the government. अब जैसे कि हर कंट्री में जब भी कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी वर्क होता है, लाइक इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने थे जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, जो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी डिफरेंट क्लब्स बने, और उसमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसको कि मैक्समिलन रॉबर्ट्सपियर्स जो थे वो लीड कर रहे थे। तो जब अगस्त 1792 में राजा का जो मोनार्क सिस्टम, मतलब जो वहाँ के लुइस 16 थे, उनका जो राज ख़त्म हुआ, उनको डिथ्रोन कर दिया गया। तो उसके बाद जो है जैकोबिन क्लब का जो हम कह सकते हैं कि उनका रूल स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर उन्होंने बहुत सारे काम किए, मतलब जो कि नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। उसके अंडर ही जो रॉबर्ट्सपियर थे ना, वो बहुत एक क्रूअल पर्सन होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को जो भी जैकोबिन क्लब के या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था, कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी बोलता था, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता था, ग्लूटेनाइज करा दिया जाता था। ग्लूटेनाइज कराने के लिए उनके पास एक मशीन हुआ करती थी जिसमें कि ऊपर से ब्लेड लगा रहता था। इंसान की हेड को उसमें, मतलब पूरा पर्सन को अंदर घुसाया जाता था और उसके हेड पे वो ब्लेड गिरा दिया जाता था, मतलब उसके नेक पे। तो इस तरीके का क्रूअल वे ऑफ पनिशमेंट वाज नॉट गुड, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करवा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा। और लास्ट में उसने इवन किंग को भी, जो वहाँ के किंग थे लुइस 16, उनको भी इसी तरीके से ग्लूटेनाइज कराया था सभी लोगों के सामने, वहाँ की पूरी पब्लिक के सामने। तो इससे जो है लोग वहाँ के थोड़े से हॉरिफाइड हो चुके थे और उनको लगा कि ये सही तरीका नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट में जो रॉबर्ट्सपियर मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपियर थे उनको भी इसी तरीके से ग्लूटेनाइज्ड कर दिया गया। और ये जो टाइम पीरियड था 1793 से लेके 94 के बीच का, जब जैकोबिन क्लब का रूल था फ्रांस पे, तो उस टाइम पे जो है उसको राइन ऑफ टेरर कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे डर का माहौल चारों तरफ बन गया था इसकी वजह से, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करा दिया करते थे लोगों को जो भी इस तरह के कुछ भी गलत काम करता था। तो अ राइन ऑफ टेरर फॉलोड फ्रॉम सितंबर 1793 टू जुलाई 1794। ये डेट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ राइन ऑफ टेरर, डिस्क्राइब राइन ऑफ टेरर एंड व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ राइन ऑफ टेरर। तो आपको ये पता होना चाहिए, और लीडर जैकोबिन क्लब के कौन थे वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आफ्टर द ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन्स, अभी जैकोबिन्स का टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ फ्रांस में। अब डायरेक्टरी रूल क्या होता है, जिसमें कि 4-5 लोग होते हैं, ग्रुप होता है लोगों का, और सब अपनी विट के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर जो है कंट्री को रन करने की कोशिश करते हैं। और वो उनमें से मतलब अमीर लोग भी होते हैं, मतलब समाज के ऐसे लोग जिनको कि रिस्पॉन्सिबल समझा जा सकता है, तो उनके थ्रू जो है फ्रांस का रूल चल रहा था, फ्रांस पे रूल चल रहा था। और क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट एक्चुअली है क्या, ये तो हमने नहीं बनाया था गवर्नमेंट, तो अभी ये है क्या। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अनस्टेबल था, मतलब जिसमें कि हम जो टेम्पररी कह सकते हो एक तरह से। The significant participation of women in the revolution brought about many changes in French society. अभी जो है फ्रांस में चीज़ें बदलने लगी। वुमेन को उस टाइम पे जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट हुआ था उसमें मेन एंड सिटीज़न को राइट मिले, जिस सिटीज़न में वुमेन को काउंट नहीं किया जा रहा था। अब जो है वुमेन का कंडीशन जो है वो बेटर हो गई, बट यहाँ पे उस बेटर होने का आपको प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि 1946 तक उनको स्ट्रगल करना पड़ा वोटिंग राइट्स के लिए। तब जाके उनको जो है उनकी मतलब थोड़ी बहुत लाइफ की कंडीशन ठीक हो गई कि कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जिसमें कि वुमेन को थोड़ा बहुत जो है प्रिविलेज मिला। बट उनको जो वोटिंग राइट्स है वो जाके उनको कब मिला, 1946 में। इन 1946 फ्रेंच वुमेन वन द राइट टू वोट। अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ और पहली बार इलेक्शन हुआ तो हम सब वोटिंग के लिए एलिजिबल थे, मेन वुमेन एवरीवन who were more than 18 और more than 18 years of age। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीख ली वहाँ से और अलग अलग जगह से, और हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी कंट्री में ताकि हम शुरू से बेहतर बने, ठीक है।
स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज ड्यूरिंग 1794। अभी तुमको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रांस थी उस टाइम पे, जो फ्रांस कंट्री थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और जैसे कि आप ब्रिटिश को जानते हैं, जिनकी हम कॉलोनी हुआ करते थे, इंडियंस कॉलोनी हुआ करते थे, इंडिया जिसकी एक कॉलोनी थी 250 ईयर्स तक, वैसे ही बहुत सारी अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी वो फ्रांस की कॉलोनी थी, ठीक है। और जो फ्रांस के लोग हुआ करते थे, जो मर्चेंट्स ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो अफ्रीका से आकर के लोगों को ले जाया करते थे अपनी कंट्रीज़ में, और वहाँ पे मतलब डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में उनको बेच दिया करते थे और उनसे काम करवाया करते थे, उनको मोलास्ट करते थे, उनको हरास करते थे, बहुत सारी तरह की चीज़ें। उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हुआ करती थी, ठीक है। तो आपने बॉन्डेड लेबर सुना होगा, बंधुआ मजदूर, भारत में इस तरह के टर्म्स यूज़ किए जाते थे इस तरह के लोगों के लिए, स्लेव्स के लिए। तो ये चीज़ जो है उसको 1794 में ख़त्म कर दिया गया। बट उसके बाद जो रूलर आए, जो डायरेक्टरी रूल ख़त्म हुआ, उसके बाद आए नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करने वाले रूलर थे। और उन्होंने 1804 में फ्रांस का जो है रूल हैंडल किया, स्टार्ट किया वहाँ पे रूल करना, और वो 1815 तक वहाँ रूल करते रहे। उस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक चेंजेस वो लेकर आए, रिफॉर्म्स किए, उन्होंने सुधार किया, उन्होंने ट्रेड के रूल्स बदले, उन्होंने जो आपकी करेंसी होता है उसको स्टैंडर्डाइज़ किया, उन्होंने वेट एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज़ किया, ट्रेड रूल्स को बदला, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। बट कुछ उनकी भी कमियां थी, जैसे कि उनके अंदर वो डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी थी, जैसे कि आप जैसे एक राजा के अंदर होती है ना, वैसा ही कुछ था, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में निकल के आ रहा था, तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। और 1815 में जब वाटरलू का वॉर हुआ, उसमें उनकी जो है डेथ हो जाती है, फिर उनका एंड हो जाता है। सो नेपोलियंस रिफॉर्म मेजर्स इम्पैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन नेशंस लीडिंग टू अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। और उनके रिफॉर्म्स की वजह से फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि राजा सबसे ऊपर होते हैं, उनके नीचे होते हैं सामंताज। सामंताज आप एक तरह से लैंडलॉर्ड की तरह भी समझ सकते हैं। सामंताज वो लोग होते हैं जो कि मिलिट्री को हैंडल कर रहे होते हैं राजा के लिए, ठीक है, और उनको कुछ फिर लैंड असाइनमेंट्स दिए जाते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं लोगों से और फिर वो राजा को दिया करते हैं। तो ये सिस्टम चला करता था, वो सिस्टम को ख़त्म किया नेपोलियन ने। पूरे यूरोप में ही ये सिस्टम था। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में ही चैप्टर के बताया कि कुछ रेलेवेंस होता है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ उसका प्रेजेंट टाइम पे इम्पॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, तब हम उसको पढ़ रहे हैं। तो आज के टाइम पर डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न कंट्री में आप यूएस चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम, सबको फ्रीडम चाहिए आज के टाइम पे। तो ये चीज़ों की मांग शुरू कहाँ से हुई? वो फ्रांस से शुरू हुई, यूएस से शुरू हुई, इसलिए हमको उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तभी हमको समझ में आएगा कि वहाँ से हमने लिया क्या, वहाँ से हमने सीखा क्या। तो हमने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हम लोगों ने इन सब जगहों से सीखा। अब आते हैं हम फ्रांस के मैप पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके असेसमेंट का। इसमें आपके 4 प्लेसेस हैं हमेशा से, मतलब बहुत समय से यही सिलेबस में 4 प्लेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। तो फ्रांस का जो कैपिटल है विच इज़ पेरिस, आप सबको पता है। तो पेरिस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। जो बी पॉइंट से मार्क है वो पेरिस है आपका। उसके बाद नैंतस एंड बॉर्डॉक्स, ये दोनों प्लेसेस जो है पोर्ट आपको देख पा रहे हो कि कोस्टल एरिया में है, बाउंड्री पे है। तो वहाँ पे पोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ से स्लेव्स को जो है ट्रेड किया जाता था और बहुत सारी कमर्शियल आइटम्स को भी, प्रोडक्ट्स को, कमोडिटीज़ को भी बेचा ख़रीदा जाता था। तो पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद मर्सिलिस, क्योंकि मर्सिलिस में जो है इनका एंथम लिखा गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से वो प्लेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको ये चारों प्लेसेस अच्छे से लोकेट करने के लिए आना चाहिए। ये जस्ट मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आपको चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समझा दिया जाए, बहुत ज़्यादा इसको डीप करके नहीं, लेकिन चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज जब तक आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, है ना, हिस्ट्री में क्या हुआ इवेंट वाइज आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक आइडिया मैंने देने की कोशिश की, क्योंकि अभी बिगनिंग है आपके
न्यू सिलेबस का और आपको आइडिया अगर मिल जाता है तो आपको पढ़ने का मन करता है। तो आप वो आइडिया के साथ अगर चलेंगे और पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये वेकेशन का टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।